बड़ी खबर आ रही है इस वक्त दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी के बीच तनातनी का मामला जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, उसी के बीच ये बड़ी खबर। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकार पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्र सरकार की तरफ से वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को और बड़ी बेंच को भेजने की मांग की है। वो कह रहे हैं कि देश की राजधानी को अराजकता में नहीं झोंका जा सकता, मामला बड़ी बेंच के पास भेजा जाए। वहीं दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर ऐतराज जताया है। तो फिलहाल मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निपुण, जरा विस्तार से बताइए पूरा मामला, किस तरीके से दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से दी गई, आगे बढ़ा और आज फैसला सुरक्षित। बिल्कुल रोमाना, देखिए दिल्ली सरकार जो है वो ये कह रही है कि दिल्ली में जितने अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए। और लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली का स्टेटस जो है केंद्र शासित प्रदेश का ही है और दिल्ली देश की राजधानी है। अगर यहाँ इस तरह से केंद्र के सरकार के रहते दिल्ली सरकार को यह अधिकार दे दिया गया तो अराजकता फैल जाएगी। बड़ी बात यह है कि 3 दिन सुनवाई चली है इस मामले की, लेकिन सुनवाई के अंत में केंद्र सरकार ने यह कह दिया कि मामला 9 जजों की बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने हैरानी जताई कि आप अंत में इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि हमने शुरुआत में भी ये बात कही थी और कोर्ट ने कहा था कि आप बाद में इस पहलू पर बात कर सकते हैं। तो अब हम ये बात को कह रहे हैं। अब केंद्र सरकार को अनुमति मिल गई है कि वो अर्जी दे इस बात के लिए। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 दिन दलीलें चली है उसके आधार पर ही फैसला देना सुप्रीम कोर्ट उचित समझेगा या केंद्र की इस मांग को स्वीकार करेगा। बहुत शुक्रिया निपुण सहगल इस तमाम अपडेट के लिए। तो दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिले, यही वो मामला, यही याचिका जिस पर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें पूरी हो गई हैं और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से मांग की गई है कि मामला जो है वो बड़ी बेंच के पास भेजा जाए, फिलहाल फैसला सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर आगे क्या रुख अपनाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं तेलंगाना की खम्मम से, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं खम्मम में, जहां विपक्षी एकजुटता को धार देने की ये कोशिश जो बीआरएस की तरफ से हो रही है। बीआरएस की इस रैली में विपक्ष के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान ये पहुंच चुके हैं खम्मम। और वहीं ये तस्वीरें अब आपके सामने हैं, अखिलेश यादव को भी यहां पर पहुंचना है शिरकत करने के लिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी पहुंचेंगे यहां इस रैली में शिरकत करने के लिए। और ये जो तस्वीरें हैं जो मैं समझ पा रही हूं, मंदिर के भीतर की तस्वीरें हैं। शायद इस बड़ी रैली से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं बीआरएस के प्रमुख केसीआर। तो विपक्षी एकजुटता को धार देना है 2024 के लिए विपक्ष की मोर्चाबंदी के तौर पर इस पहल को देखा जा रहा है केसीआर की। दक्षिण से विपक्षी एकता को धार, लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है, जी आप देख सकते हैं केसीआर के साथ पीली पगड़ी बांधे पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं हमें। तो जो बात महत्वपूर्ण हो जाती है वो ये कि विपक्ष की इस रैली से कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और साथ ही साथ जेडीयू को दूर रखा गया है। ऐसे में केसीआर की दिल्ली की ये दावेदारी बिना कांग्रेस, ममता और जेडीयू के कितनी दूर जा पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो तेलंगाना के खम्मम में ये विपक्ष की बड़ी रैली और बीआरएस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये किसी तरीके का गठबंधन नहीं है, बल्कि एक तरीके से जो एक सोच वाली पार्टियां हैं उन्हें साथ लेकर चलने की एक कोशिश है। तो अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ये वो तमाम बड़े नेता हैं जो पहुंच चुके हैं इस रैली में शिरकत करने के लिए। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष भी इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष से कि किसी तरीके का कोई गठबंधन नहीं है आशीष, लेकिन जो बात बीआरएस की तरफ से की जा रही है कि एक पहल जरूर है एक सोच वाली पार्टियों को एक साथ लेकर आने की, इसी रूप में देखा जाएगा इस रैली में तमाम अलग अलग दलों की शिरकत को।
जी हाँ रुमाना, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने खासतौर पे बीआरएस के नेताओं से, कई नेताओं से बात की और उनसे पूछा कि आखिर क्या हम इसे किसी तरीके के 2024 के चुनाव से पहले का गठबंधन माने, क्या मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जो बीआरएस के अध्यक्ष है उनको प्रधानमंत्री पद के रेस में शामिल माने, क्योंकि केसीआर, अगर हम याद करें तो केसीआर पिछले साल जाकर नीतीश कुमार से भी मिले थे, वो भगवंत मान से भी मिलते रहे हैं, वो केजरीवाल से मिलते रहे हैं, अखिलेश से भी मिलते रहे हैं, ममता बनर्जी से भी उनकी मुलाकात होती रही है। तो क्या हम माने कि केसीआर अब नेशनल पटल पर कदम रखना चाहते हैं अपने बीआरएस भारत राष्ट्र समिति के द्वारा? तो उन्होंने कहा कि अभी इस मीटिंग को इस नजरिए से न देखा जाए, लेकिन हाँ, एक खास बात जो कि बीआरएस के नेता कह रहे हैं कि ये न तो कांग्रेस के साथ है, न ही बीजेपी के साथ के लोग हैं, ये कांग्रेस से भी दूरी बनाकर रखे हुए और बीजेपी से के खिलाफ तो है ही है। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस के लिए एक बड़ा ये संकेत है। अगर हम तेलंगाना की राजनीति की बात करें तो तेलंगाना में कांग्रेस मुख्य विपक्ष है और ऐसे में विपक्ष के साथ गठबंधन करना बीजेपी को रोकने के लिए शायद मुफीद न हो के चंद्रशेखर राव के लिए। तो उनकी राजनीति तो समझ में आती है। अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव को 30 जनवरी को होने वाली रैली के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने न्योता भेजा है, लेकिन न्योता नहीं भेजा गया है तो केजरीवाल जी को नहीं भेजा गया है, केसीआर को नहीं भेजा गया है, और अगर हम बात करें तो पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के वाई एस जगनमोहन रेड्डी को न्योता नहीं भेजा गया। तो कांग्रेस ने इन नेताओं से दूरी रखी है, अखिलेश ने कांग्रेस से दूरी बना रखी है। अखिलेश अब तक भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की, उससे दूरी बना रखी है और 30 जनवरी की रैली को लेकर अभी तक उन्होंने अपना रुख साफ नहीं किया कि क्या वो कांग्रेस के साथ खड़े होंगे या उस रैली में शामिल होंगे, जहां 21 दलों को बुलाया गया है कांग्रेस की तरफ से। इस परिप्रेक्ष्य में ये जो बीआरएस की रैली है और यहाँ पर इन नेताओं का शामिल होना जाहिर तौर पे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम अपडेट के लिए। आगे जब ये रैली शुरू होगी, कौन नेता क्या कहेगा, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में दिलचस्प हैं क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 की राजनीति को लेकर ये एक बड़ा संदेश जरूर दे रही है विपक्ष की रणनीति के तहत। और अब आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी से पकड़े गए 2 संदिग्धों से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये जो 2 संदिग्ध आतंकवादी हैं, नौशाद और जगजीत सिंह, इनको हिंदुस्तान में टेररिस्ट गैंगस्टर नेटवर्क खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। टेररिस्ट गैंगस्टर नेटवर्क, संदिग्धों से पूछताछ हो रही है, उसी आधार पर सूत्र ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं। ये जो पकड़ा गया संदिग्ध आतंकवादी नौशाद है, पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के संपर्क में था। ये शख्स सरहद के पार पाकिस्तान में बैठे 4 हैंडलर्स के इशारे पर ये दोनों संदिग्ध आतंकवादी जगजीत और नौशाद काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इन दोनों संदिग्ध आतंकवादियों को कुछ दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी से ही गिरफ्तार किया था और अब ये बड़ा खुलासा, हिजबुल मुजाहिदीन के संपर्क में संदिग्ध नौशाद था, सीमा पार बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे ये दोनों संदिग्ध आतंकवादी नौशाद और जगजीत। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मनोज वर्मा से और क्या क्या बड़े खुलासे हो रहे हैं जैसे जैसे पूछताछ इन दोनों संदिग्ध आतंकवादियों से आगे बढ़ रही है। मनोज जी बिल्कुल, देखिए दोनों जो संदिग्ध हैं वो 14 दिन की रिमांड पर हैं और जैसे जैसे पूछताछ इनसे हो रही है लगातार तमाम खुलासे हो रहे हैं। अब जो खुलासा हुआ है उसमें ये सामने आया है कि जो नौशाद है वो हिजबुल मुजाहिदीन के संपर्क में था, जो आतंकी संगठन है, और सीमा पार में इनके जो आका हैं वो बैठे हुए हैं। भारत के अंदर कहीं ना कहीं टेरर और गैंगस्टर के गठजोड़ को एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़ा रूप देने की कोशिश की जा रही थी। यही वजह थी कि जो नौशाद है उसको चुना गया, इसके अलावा जो दूसरा जगजीत है उसको चुना गया, क्योंकि जगजीत जो है वो खालिस्तानी संगठन के साथ संपर्क रखता है। तो दोनों को जो टास्क दिया गया था वो यही टास्क दिया गया था कि जो भारत के अंदर बड़े गैंगस्टर्स हैं उनको अपने साथ शामिल किया जाए और भारत के अंदर टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जाए। एबीपी न्यूज़ ने इससे पहले भी खुलासा किया था कि ये जो बड़ा खुलासा हुआ है कि साहब टेररिस्ट गैंगस्टर नेटवर्क, इसको यहां पर फैलाने के मंसूबे थे इन संदिग्ध आतंकवादियों के। तो क्या किसी गैंगस्टर के भी संपर्क में आए थे ये लोग? जी बिल्कुल, देखिए जो गैंगस्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से नीरज भवानिया हुआ या इसके अलावा जो और भी बड़े गैंगस्टर हैं जो इस वक्त जेल के अंदर बंद हैं, यानी कि तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं, उन गैंगस्टर्स के जो नाम हैं वो सामने निकल करके आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब स्पेशल सेल जो है वो अब उन गैंगस्टर्स के ऊपर भी नकेल कसना शुरू करेगी, उनसे भी पूछताछ की तैयारी अब कहीं ना कहीं पुलिस की टीम ज़रूर करेगी। लेकिन फिलहाल अभी इनसे जो पूछताछ हुई है, इनसे पूछताछ में ये ज़रूर निकल करके आ रहा है कि ISI और खालिस्तान आपस में मिलकर के भारत के अंदर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने जा रहे
देना चाहते थे और टारगेट किलिंग को अंजाम देना चाहते थे, और इसी वजह से जो भारत के गैंगस्टर्स हैं उनको साथ में शामिल करना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए ईजी हो जाता टारगेट को किल करने के लिए। तो आपस में कहीं ना कहीं गठजोड़ करना चाहते थे, लेकिन स्पेशल सेल की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं इनका नेटवर्क जरूर टूटा है। और अब पुलिस ये पता करने में जुटी है कि भारत के अंदर इन दोनों संदिग्धों को कौन और पनाह दे रहा था, कौन इनके संपर्क में था और कौन इनकी जो है बचा रहा था इनको, और कौन इनको पनाह दे रहा था। तो लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है और आने वाले दिनों में पूछताछ के अंदर कई और तमाम खुलासे भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा। फिलहाल इस तमाम अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मनोज बता रहे हैं किस तरीके से ये संदिग्ध आतंकवादी जैसे जैसे पूछताछ इनसे आगे बढ़ रही है बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, और महत्वपूर्ण ये हो जाता है किस तरीके से जो टेररिस्ट गैंगस्टर नेटवर्क है उसको बढ़ाने के मंसूबे के साथ ये आगे बढ़ रहे थे। अंडरवर्ल्ड डॉन जो है दाऊद इब्राहिम, उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर ये आ रही है। दाऊद इब्राहिम का गुर्गा है छोटा शकील, उसी के हवाला के जरिए पाकिस्तान में पैसे भेजे जाने का खुलासा हुआ है। एनआईए की टेरर फंडिंग केस की जांच में यह खुलासा, दाऊद का गुर्गा छोटा शकील, उसको पैसे भेजे गए, ये जानकारी सामने आ रही है। मुंबई से 16-17 करोड़ रुपए पाकिस्तान भेजे गए। 2018 में छोटा शकील को 16 से 17 करोड़ रुपए पाकिस्तान भेजे गए अंडरवर्ल्ड टेरर फंडिंग को लेकर। एनआईए की जांच में यह बड़ा खुलासा। छोटा शकील का गुर्गा जिसने मुंबई में व्यापारियों से वसूली की और फिर यह रकम पाकिस्तान भेजी। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं और जानकारी के साथ क्या डिटेल्स और मिल रही हैं। सूरज। रोमाना, देखिए ये अंडरवर्ल्ड जिस तरह से भारत से टेरर फंडिंग करा रहा था, इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही थी और ये जांच में पाया गया कि जो अंडरवर्ल्ड है वो भारत के जो प्रोमिनेंट लोग हैं उन्हें धमकी देकर, उन्हें किसी तरह से डराकर, उनकी जान को खतरे में डालकर उनसे वसूली करता है और ये पैसे किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान जाते हैं और जिसके बाद इसका इस्तेमाल अंडरवर्ल्ड आतंकवादी साजिश या फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं। तो एनआईए को जांच में एक ऐसा व्यक्ति मिला जांच के दौरान जिसने अपने बयान में एनआईए को ये बताया कि साल 2017-18 में मुंबई के 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, जो कि एक अंधेरी में था और दूसरा सेंट्रल मुंबई में था। इन 2 प्रोजेक्ट्स को जो एग्जीक्यूट कर रहा था जो बिल्डर, उससे 16 से 17 करोड़ रुपए लिए गए थे और ये पैसे हवाला के जरिए पाकिस्तान भिजवाए गए। यानी कि आप समझ सकती हैं कि 2017-18 में पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड को 16 से 17 करोड़ रुपए हवाला के जरिए पहले मुंबई से दुबई भेजे गए और दुबई से फिर पाकिस्तान भेजे गए। तो इस तरह का अंदाजा जो जांच एजेंसियों के सामने आया है, ये महज इतने तक ही सीमित नहीं है। कई करोड़ रुपए वो पाकिस्तान जाते हैं, लोगों को धमकाए जाते हैं और ऐसे ही जो व्यापारी है उन्हें उनसे वसूली कर या फिर उनके किसी मैटर में सेटलमेंट्स किए जाते हैं और ये पैसे हवाला के जरिए पाकिस्तान ले जाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सूरज ओझा इस तमाम जानकारी के लिए। तो डी गैंग को लेकर ये बड़ा खुलासा। खबर दिल्ली से ही है, जहां विधानसभा में जोरदार हंगामा लगातार जारी है। दिल्ली विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी के विधायक है मोहिंदर गोयल, उन्होंने नोटों की गड्डी दिखा दी। विधायक आरोप ये लगा रहे हैं कि दिल्ली के बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल में भर्ती के लिए टेंडर निकला हुआ है। नियम के मुताबिक 80% पुराने कर्मचारियों की भर्ती होनी है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, रिश्वत का खेल चल रहा है। विधायक का दावा, पूरे मामले का खुलासा करने के लिए उन्होंने भी पैसे ले लिए। विधायक का कहना है इसकी जांच होनी चाहिए। विधायक कह रहे हैं एलजी शिकायत सुन नहीं रहे। आज कैसे करवाओगे अध्यक्ष जी कंक्लूड? मैंने बताया आपको कि मैं बहुत साफ बात कहता हूँ। नेता विपक्ष बहुत अच्छे आदमी है हो या सफाई कर्मचारी लग रहे हो, जो ये कॉन्ट्रैक्ट का धंधा चल रहा है इस समय में बहुत शर्मनाक चल रहा है। कंक्लूड करिए महेंद्र जी, कंक्लूड करिए प्लीज। कंक्लूड तो ये की है कि आप ये न्याय दिलवा दोगे, करिए, मैं कंक्लूड हो जाएगा। अदरवाइज तो ऐसे ही चलता रहेगा, चुन के आते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। करिए, कंक्लूड करिए। कंक्लूड तो आपको तो ये दिल्ली विधानसभा में देखिए किस तरीके से आज विधायक मोहिंदर गोयल, उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया कि भर्ती में रिश्वत का खेल दिल्ली में चल रहा है। जो एलजी है दिल्ली के, वो इसको लेकर सुनवाई कर नहीं रहे और इसी को लेकर विधायक जी की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया। एलजी ने नहीं सुनी शिकायत, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने बाकायदा नोटों की गड्डी दिखाई, नोटों की गड्डी लहराई। इसके पीछे की वजह क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। दरअसल
आम आदमी पार्टी के विधायक का आरोप यह कि दिल्ली में बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में भर्ती के लिए जो टेंडर निकला है, नियम के मुताबिक होना तो यह है कि 80% पुराने कर्मचारियों की भर्ती हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और इस भर्ती में रिश्वत का खेल चल रहा है। ये बड़ा आरोप जो आम आदमी पार्टी के विधायक की तरफ से लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि उनकी सुनवाई न एलजी के यहां हुई है, न ही पुलिस ने इस पूरे मामले में कुछ किया है। विधायक का दावा यह है कि पूरे मामले का खुलासा उन्होंने किया। विधायक का कहना है इसकी पूरे मामले की विस्तार से जांच होनी चाहिए। हालांकि उनकी जो कोशिशें हैं इस मामले में जांच की, वो अब तक अनसुनी की गई है, ये दावा भी विधायक जी कर रहे हैं। एक वो अमाउंट जो टोकन मनी के तौर के ऊपर उन्होंने मुझे दी थी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है जो सुरक्षित है। मैं विपक्ष के साथियों से भी कह रहा हूं, इस काम का राजनीति करना हो। मैं अपने साथियों से भी कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के जितने भी साथी हैं, इस बात का राजनीति करना हो। ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूं, ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूं कि आप ये आवाज मत उठाओ, हमें ये पैसा लेने दो। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने सीएस साहब को भी लिखा है, मैंने हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं। अपनी जान जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति हैं कि मेरे साथ भी वो कुछ कर सकते हैं। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद है। जरा समझते हैं दीपक से कि दिल्ली विधानसभा में ये जो नोटों की गड्डियां दिखा दी गई, आखिरकार ये नोटकांड की जड़ में क्या है? जी रोमाना, विधानसभा का सत्र चल रहा है, तीसरे दिन था आज, और मोहिंदर गोयल जो कि 18 से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो एकदम से 15 लाख के नोटों की गड्डी जो है वो दिखाने लगते हैं और सीधे तौर पर ये कहते हैं कि ये नोटों की गड्डी जो है उन्हें रिश्वत के तौर पर दी गई है। वो ये कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जो अस्पताल है उसमें जो भर्तियां निकली है उसमें होना तो ये चाहिए सरकारी नियम के हिसाब से कि कम से कम 80% जो कॉन्ट्रैक्ट जो वहां पर एम्प्लॉय है उनको परमानेंट किया जाए, लेकिन इसके बजाय होता क्या है कि जो ठेकेदार है उसको रिश्वत दी जाती है, वो रिश्वत देता है और इस तरीके से उसके अपने लोगों को उसमें सेट कर लिया जाता है। तो ऐसे में जो लोग पहले से ही वहां पर पक्की नौकरी की उम्मीद कर रहे थे, उनकी नौकरी का क्या होगा? और यही वजह है कि उन्होंने ये कहा कि मैंने इसकी शिकायत एलजी से भी की, चीफ सेक्रेटरी से भी की, डीसीपी से भी की, किसी ने नहीं सुना। तो अंत में मुझे इन्हें रंगे हाथों पकड़ना पड़ा, इसके लिए मुझे रिश्वत लेनी पड़ी और उस रिश्वत के पैसे को लेकर आज जो सदन में पहुंचे और उसी पैसे को उन्होंने लहराया और सीधे तौर पर स्पीकर ने यह कहा कि आप ये पैसा और कंप्लेन उनको सौंप दीजिए, उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार आम आदमी पार्टी अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी एलजी को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर आपको दिखा देता हूं विधानसभा में क्या हो रहा है इस वक्त। ये ताजा तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश खुराना जी, देखा आपने दिल्ली विधानसभा में आज क्या हुआ? नोटों की गड्डियां दिखा दी गई वहां पर और आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि साहब मैं इसकी लगातार शिकायत कर रहा हूं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, ना अधिकारी मेरी बात सुन रहा है, ना पुलिस सुन रही है मेरी बात, ना एलजी मेरी बात सुन रहा है। सर, इतने बेबस आम आदमी पार्टी के विधायकों को बीजेपी बना रही है क्या? रोमाना, आज एक नया ड्रामा क्रिएट कर दिया। ये कह रहे हैं कि हमने कंप्लेन करी है, जरा कंप्लेन की कॉपी दिखा दे। और सवाल ये, अगर इतने टाइम से इन्होंने कंप्लेन की हुई है तो हर बात पे हल्ला मचाने वाले ये लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ये भी बता दे इस मुद्दे के ऊपर। और अगर इनको दिल्ली पुलिस नहीं सुन रही, कोर्ट में क्यों नहीं गए? देखिए, ये सिर्फ मुद्दा भटकाने की कोशिश है। जिस प्रकार से इनके ऊपर करप्शन के आरोप लग चुके हैं, करप्शन की इंक्वायरियां हो रही हैं और अभी लेटेस्ट मामला जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 160 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए बोला है, ये इनका अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जो पर्सनल खुंदक किसी मामले में हो रही है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। सर, ये मोहिंदर गोयल जो है वो तो 15 लाख रुपए लेकर पहुंच गए विधानसभा के भीतर, गड्डियां दिखा रहे थे, कह रहे थे कहीं मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैंने पैसा ले लिया, एक तरीके से रंगे हाथों इन लोगों को पकड़वाने के लिए। वो तो ये तमाम आरोप लगा रहे हैं और वो भी विधानसभा के भीतर खड़े होकर। हरीश जी भाई, 15 लाख रुपए कैश लेके तो कोई भी पहुंच सकता है। कहाँ है वो स्टिंग? ये जो स्टिंग मास्टर होते थे ना, जो स्टिंग किया होगा वो भी दिखा दे जाओ दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता देखना चाहिए कि पैसे ले रहे हैं और डील करते हुए स्टिंग कर रहे हैं, वो भी जरा दिखा दे। और सवाल ये है कि जिस प्रकार से इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने कंप्लेन करी थी, तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी होगी, दिखाएं कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ करी है कि इन्होंने कंप्लेन की।
की कंप्लेन करी है जी। और इस तरह के जो नए ड्रामे हैं ये रोज हो रहे हैं, मुद्दों से भटकाने की कोशिश नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं हरीश जी? आप ये कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगा रहे हैं मोहिंदर गोयल आम आदमी पार्टी के विधायक कि वो अंबेडकर अस्पताल वहां पर वो भर्तियां होनी है और वो 80% वैसे तो जो काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट पर उन्हीं को ले लेना चाहिए, लेकिन टेंडर में रिश्वतखोरी, मतलब ये सब आरोप झूठे हैं। रोमाना, इनसे पूछो भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल किसके अंडर में आता है? दिल्ली सरकार के अंडर में आता है ना। इनके अपने डिपार्टमेंट ही तो हैं ये लोग। अगर ये रिश्वत की कहानी हो रही है तो कोई सिंह तो किया होगा, कुछ तो किया होगा। ये जो कह रहे हैं कि हमने कंप्लेन की थी, जरा उसकी रिसीविंग दिखा दें, कौन सी डेट को रिसीविंग की। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले क्यों नहीं करी? इनको मालूम है कि अपना विधानसभा के अंदर कोई बात रखेंगे तो ये वहां पे अगर कैश लेके जाएंगे तो एडमिसिबल नहीं होता। आज जिस प्रकार से ये सब चीजें हो रही हैं, ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। रोज एक नया ड्रामा करते हैं और कुछ नहीं है। कौन से मुद्दे से भटकाने की कोशिश? देखिए, मैं बताता हूँ, भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। हमारे विधायक भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे हैं, चाहे वो जल बोर्ड में मामला हो, चाहे वो ईडी का मामला हो, चाहे वो स्कूल के कमरों का घोटाला का मामला हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का मामला, अपने कॉन्ट्रैक्टर जो वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है, उनका मामला हो। तमाम ऐसे मामले हैं जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और सदन के अंदर डिस्कशन होना चाहिए, वहां पर विधानसभा के अंदर। ये उस डिस्कशन को होने नहीं देना चाहते और मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल इस चीज का है। और जो लेटेस्ट मामला जो कह रहे मुद्दा है, लेटेस्ट मुद्दा ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 160 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को जमा कराने के लिए बोला विज्ञापन मामले के अंदर, जो उन्होंने पर्सनल पैसे खर्च किए। उस मुद्दे से ये भटकाने की कोशिश है। मैं तो साफ पूछ रहा हूँ, आपने 15 लाख रुपए कैश लिए, कोई स्टिंग तो किया होगा, वो दिखा दें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। हरीश खुराना को आप सुन रहे थे, घेराबंदी कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल की। कह रहे हैं कि आपने 15 लाख रुपए अगर कैश ले लिए हैं तो कहां है स्टिंग ऑपरेशन? बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ असल मुद्दों से भटकाने के लिए ये आम आदमी पार्टी का महज हथकंडा है। बीजेपी को भरोसा नहीं है आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं दिल्ली विधानसभा। मेरे सहयोगी दीपक रावत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। दीपक, तो ये जो आरोप सदन के भीतर आम आदमी पार्टी के विधायक की तरफ से लगाए गए, उन्होंने तो नोटों की गड्डियां तक लहरा दी। इसके बाद क्या बीजेपी की वहां पर भी किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? और आम आदमी पार्टी, हमने देखा था किस तरीके से वो फिनलैंड जाने दो टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए, इसके लिए मार्च निकाली थी। क्या अब इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भी किसी तरीके से सड़क पर उतरने की कोई तैयारी? जी, साफ तौर पर अंदर हंगामा लगातार जारी है। तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी लगातार हंगामा हो रहा है। ये तक हो गया है कि मार्शल आउट कर दिया है तमाम बीजेपी के विधायकों को, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाना चाहते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उन्हें वो उठाने नहीं दिया जाता। आज ये बीजेपी के विधायक देखिए धरने पर बैठ गए हैं। अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनके दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं और ये बोतलें लेकर पहुंचे हैं। ये बोतल आप देखिए, इसमें अलग अलग जगहों से उन्होंने पानी इकट्ठा किया और उनकी शिकायत ये है कि पिछले 8 साल में यमुना 2 गुना प्रदूषित हो गई है। उस मुद्दे को ये सदन में उठाना चाहते थे, लेकिन मार्शल आउट कर दिया। मोहन सिंह बिष्ट हमारे साथ दिख रहे हैं। क्यों आप ये पानी लेकर पहुंचे, क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से हम सरकार को बताना चाहते कि सरकार के इस नाले की, इस प्रकार की नदी की सूरत है, नाले जैसे हो गई है। आज जिन नालों को साफ करने के लिए, नदी को साफ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2419 करोड़ रुपया केंद्रीय के जल साधन मंत्री द्वारा भेजा गया, लेकिन आज तक यमुना का पानी साफ नहीं हुआ। जिसमें ईटीपी प्लांट्स लगने थे वो ईटीपी प्लांट्स नहीं लगे। आज हम सीधा सीधा आरोप लगाना चाहते हैं कि सरकार को जिस प्रकार के बचाने का काम किया जा रहा है, सरकार चर्चा से भाग क्यों रही है? सरकार यदि ईमानदार है, कट्टर अपने आप को कहती है, चर्चा कराए ना सदन के अंदर, खुली चर्चा होनी चाहिए ना। सरकार है जिस प्रकार से धमकी दे रही है कि मैं उनकी सदस्यता खत्म कर दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, जो गंदा पानी उसमें गिर रहा है, क्या वो फैक्ट्री का नहीं है, इंडस्ट्रीज का नहीं है? क्या तेजाब युक्त तो पानी नहीं है? लेकिन अनिल वाजपेयी जी, आप तो कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाना, पानी का मुद्दा उठाना है। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग तो रिश्वत वाली जो बात है उसको भी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ कर्मचारी को पक्का करने के लिए अगर नौकरी निकलती है तो उसमें भी रिश्वत चल रहा है और खुद मेरे को रिश्वत लेकर ये दिखाना पड़ रहा है कि किस तरीके से रिश्वत दी जा रही है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, 2015 में केजरीवाल की सरकार थी, 2013 में 49 दिनों की सरकार में उन्होंने वादा किया था। मैं तो उन्हीं की पार्टी के सदस्य था और उन्होंने सदन में कहा था कि मैं लोगों को पक्का नहीं करूंगा, पक्का करूंगा। तो 2015 और 2020 में केजरीवाल ने क्या किया? और आज भी जिसने पक्का करना होता है, 2019 में भी उन्होंने जल बोर्ड के कुछ लोगों को पक्का किया, इसलिए कि पंजाब का चुनाव में उन्होंने जाना था। तो जिन्होंने पक्का करना है वो सदन के अंदर तो कह रहे हैं ना कि सारा काम तो एलजी कर रहे हैं, एलजी नहीं करना। वो सदन के अंदर रहे ना। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा है,
अगर उनके विधायक ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है तो आज स्वास्थ्य विभाग किसके अंदर है? दिल्ली सरकार के अंदर है। इसका मतलब उन्होंने मान लिया ना कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार है, तो ये सीधा प्रमाण है कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। लेकिन जिस तरीके से आज ओपी शर्मा जी पैसों की गड्डी लहराई गई और ये कहा गया कि रिश्वत दे रहे हैं, एलजी सुनना नहीं चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं एलजी काम नहीं करने देना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो बात हम बार बार लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आज सदन में जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो भी उसी के ऊपर मोहर लगा रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि भ्रष्टाचार के ऊपर सदन के ऊपर बहस कराई जाए, जिससे कि दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिल सके। रामवीर विधुड़ी जी भी हैं नेता प्रतिपक्ष। सर, लगातार आप एक मुद्दा लेकर जाते हैं, मार्शल आउट कर दिए जाते हैं। आज तो नोटों की गड्डियां जो लहराई गई है, कहा गया है कि एलजी साहब, डीसीपी साहब, और जो कि बीजेपी, सब बीजेपी के आदमी बताते हैं कि बीजेपी की पुलिस है और एलजी साहब भी बीजेपी के लोग हैं, तो वो काम ही नहीं करने देना चाहते। हम इन फालतू बातों में नहीं उलझना चाहते हैं, मतलब की बात करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद यमुना 200% ज्यादा प्रदूषित और जहरीली हो गई है, और वही जहरीला पानी दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल की सरकार पीने के लिए उपलब्ध करा रही है। दिल्ली के लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, उनकी किडनी और लीवर खराब हो रहे हैं, पेट खराब हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 2,500 करोड़ रुपया दिया है, उसका हिसाब अरविंद केजरीवाल की सरकार केंद्र सरकार को दे नहीं रही है। तो आज हम सभी विधायकों ने नियम 54 के तहत चर्चा के लिए हमने नोटिस दिया था, हमें चर्चा की अनुमति नहीं दी। सरकार भाग खड़ी हुई, और जब हमने ऑनरेबल स्पीकर से बार बार ये मांग की कि यमुना 200% ज्यादा जहरीली और प्रदूषित हो गई, इस पर चर्चा की अनुमति दी जाए, तो मार्शल बुलाकर हमारे विधायकों को विधानसभा से बाहर कर दिया। इसलिए हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऑफिस के बाहर इसके विरोध में धरना लगा रहे हैं। धरना प्रदर्शन इस वक्त बीजेपी का चल रहा है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आज सदन में है नहीं, वो इस वक्त तेलंगाना में है, और उनका ये साफ तौर पर ये कहना है कि इस तरीके की जो चीजें, जो मुद्दे वो उठाना चाहते हैं, उन मुद्दों को उठाने नहीं दिया जाता, और यही वजह है कि इस तरीके से बाहर उन्हें अपना विरोध जताना पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसी से जुड़ी हुई खबर यह है कि विमान हादसे में अब तक 71 शव बरामद कर लिए गए हैं। आपको ध्यान होगा, इस विमान में कुल 72 लोग सवार थे, 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर्स। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक शव की तलाश अभी भी की जा रही है, और शव मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस तरीके का यह भीषण हादसा था, इसमें किसी भी बचने की उम्मीद जो है वो बाकी रही नहीं थी। ऐसे में नेपाल के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अब ये जानकारी दी है कि अब तक कुल 71 शव बरामद कर लिए हैं। और अब एक अहम सवाल, क्या स्मार्टफोन किसी प्लेन क्रैश की वजह हो सकता है? नेपाल हादसे को लेकर इस तरीके की चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं, जिनमें दावा यह किया जा रहा है कि प्लेन में मोबाइल पर 5G इंटरनेट सेवा की वजह से ही पोखरा में विमान हादसा हो गया। इन दावों में कितनी सच्चाई है, प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन को समझाती ये रिपोर्ट आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। नेपाल विमान हादसे की इन आखिरी तस्वीरों का क्या इस प्लेन क्रैश से कोई सीधा संबंध है? आखिर 5G और मोबाइल फोन को विमान हादसे की वजह क्यों बताया जा रहा है? ये समझने के लिए नेपाल में 70 से ज्यादा लोगों का काल बने यति विमान के अंदर की इन आखिरी तस्वीरों को देखिए। मोबाइल कैमरा प्लेन की खिड़की से पोखरा की खूबसूरती कैद कर रहा था। लैंडिंग में कुछ ही पल बाकी थे, किसी को अंदाजा नहीं था अगले ही पल मौत झपटने वाली है, और ऐसा ही हुआ। पिछले 3 दिनों से दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है, सवाल पूछ रही है, प्लेन में मोबाइल पर इंटरनेट कैसे चल रहा था?
नेपाल में हुए प्लेन क्रैश का मोबाइल इंटरनेट से कोई कनेक्शन है? इसे समझने से पहले प्लेन में इंटरनेट कैसे काम करता है ये जानना जरूरी है। इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो होता है एयर टू ग्राउंड। हवाई जहाज के नीचे एक एंटीना लगा होता है जो जमीन पर लगे मोबाइल टावर से निकल रहे सिग्नल को रिसीव करता है और उन सिग्नल्स को ऑन बोर्ड सर्वर पर भेजता है। सर्वर में एक मॉडेम लगा होता है जो इन सिग्नल को कन्वर्ट करता है और यात्रियों के डिवाइस तक इसे पहुंचाता है। दूसरा तरीका, हवाई जहाज के ऊपर लगे एंटीने पृथ्वी के चक्कर लगा रही सैटेलाइट से आ रहे सिग्नल्स को कैच करते हैं और मॉडेम के जरिए यात्रियों को वाईफाई सर्विस पहुंचाते हैं। उड़ान भरने से पहले मोबाइल फोन को बंद करने या फिर फ्लाइट मोड में रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि स्मार्टफोन के सिग्नल की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को प्लेन के पायलट के साथ बातचीत करने में दिक्कत आ सकती है। इससे पायलट को जमीन से प्लेन की ऊंचाई का गलत सिग्नल मिल सकता है और गलतफहमी से प्लेन क्रैश भी हो सकता है। लेकिन क्या नेपाल वाले विमान में यही हुआ? कुछ ना कुछ तो वजह होगी। जब वर्ल्ड वाइड सारे एविएशन रेगुलेटर यही कहते हैं कि ये जो मोबाइल आप ऑन कर सकते हैं 10,000 फीट के ऊपर ही, उससे नीचे नहीं। इंटरफेरेंस हो सकता है, चाहे फ्रीक्वेंसी बैंड कोई भी यूज़ कर रहा हो, किसी तरह का भी यूज़ हो रहा हो, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। इंटरनेट वाला दावा तफ्तीश का एक बिंदु हो सकता है, लेकिन 5G की वजह से प्लेन क्रैश का दावा सच नहीं लगता, क्योंकि हवाई उड़ान के लिए 5G सी बैंड नेटवर्क को खतरनाक माना जाता है। लेकिन नेपाल में 5G सी बैंड अभी लॉन्च नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।